गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के लिए पर्यावरण की किताब पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 3 में जो हमने देखा था स्थल रूपों का विकास, उसमें आगे हम नदी के द्वारा किए गए कार्य और पवन के द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ। इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहिर्जनित बलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये बल मुख्यतः अपक्षय, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं और नदी, पवन, हिम नदी एवं समुद्री तरंग इनके प्रमुख कारक हैं। ये कारक अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं, अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, ऐसी स्थलाकृतियाँ नदियाँ अपने युवावस्था में बनाती हैं और इस समय पहाड़ी भाग से होकर नदियाँ गुजरती हैं और वे अपने सबसे तीव्र गति को प्राप्त करती हैं। तीव्र गति के कारण काट छांट की प्रक्रिया भी तेज़ी से होती है और इस अवस्था में मुख्य स्थलाकृतियाँ जो निर्मित होती हैं वे इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले है वी आकार की घाटी। नदियाँ अपने वेग के कारण अगल बगल की चट्टानों को कम लेकिन अपनी तली में स्थित चट्टानों को ज़्यादा तेज़ी से काटती हैं और इस प्रकार ये वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो नदियाँ चूँकि तेज़ बहाव से बहती हैं तो ये नीचे के हिस्से को ज़्यादा तेज़ गति से काटती हैं और आप इस चित्र में वी आकार की घाटी को देख पा रहे हैं। दूसरी आकृति गार्ज और कैनियन। जब नदियाँ कठोर चट्टानों को सीधा काटती हैं तो खड़ी ढाल वाली सकरी घाटियाँ बनती हैं जिन्हें गार्ज कहते हैं, जबकि घाटी लगातार अपर्दन से चौड़ी और अधिक गहरी हो जाती है तो यह कैनियन कहलाती है। जैसा कि अमेरिका की कोलोराडो नदी पर बना ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। इस चित्र में आप एक गार्ज का चित्र देख पा रहे हैं। तीसरी प्रकार की आकृति है जो नदी द्वारा बनती है, ये है जलप्रपात। नदी का पानी जब ऊंचाई से दूसरी तरफ गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। कर्नाटक का जोग और झारखंड का हुंड्रू और दसम जलप्रपात ये कुछ प्रसिद्ध हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह वेनेजुएला में है और ये दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। दूसरी प्रकार की आकृतियां हैं निक्षेपात्मक आकृतियाँ, जिसमें नदियाँ अपनी प्रौढ़ा एवं वृद्धावस्था में अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद को एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। इस प्रकार कई स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, जिसमें कि सबसे पहले है विसर्प एवं गोखुर झील। मैदानी इलाके में जब नदियाँ धीमी गति से बहती हैं तो अपने किनारों को काटती और अवसादों को जमा करती जाती हैं। इससे नदियों का रास्ता सरपीला हो जाता है। नदी सीधी ना बहकर टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरने लगती है। इसी सरपीले आकार को विसर्प कहते हैं। यह कटाव जब अत्यधिक हो जाता है तो नदी अपना पुराना मार्ग छोड़कर पुनः सीधी बहने लगती है, जिससे कि गोखुर झील का निर्माण होता है और इसकी आकृति गाय के खुर के समान होती है, इसीलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। यहाँ आप विसर्प एवं गोखुर झील के दृश्य को देख पा रहे हैं। डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने के पास, जहाँ नदी समुद्र में मिलती है, वहाँ होता है। इसकी आकृति ग्रीक अक्षर डेल्टा की तरह त्रिभुजाकार होती है और भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। और इस दृश्य में आप सुंदरवन के डेल्टा को देख पा रहे हैं कि देखिए कैसे ये त्रिभुजाकार फैला हुआ है।
पवन के कार्यों में हम देखेंगे कि नदी की तरह ही पवन भी अपर्दन का एक कार्य करती है और पवन की गति मुख्यतः रेगिस्तानी प्रदेशों में बहुत प्रभावशाली होती है, जहाँ इसके द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिनमें प्रमुख हैं मशरूम चट्टान या छत्रक शैल। यह पवन की तेज गति के कारण चट्टान की काट छांट के कारण बनती है। चट्टान का निचला हिस्सा तो अधिक कट जाता है, लेकिन ऊपर का भाग कम अपर्दित होता है, जिससे छतरी जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए इसे मशरूम चट्टान कहते हैं। दूसरी आकृति है बलुआ टिब्बा। यह पवन के द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। पवन अपने साथ लाई गई बालू को किसी पेड़ या चट्टान के पीछे जमा कर देता है, जिससे कि बलुआ टिब्बा का निर्माण होता है। लाओस पवन द्वारा बनाई गई तीसरी प्रकार की आकृति है। ये अपने साथ उड़ाकर लाए गए बालू के महीन उपजाऊ कण को अन्य पदार्थों के साथ एक विस्तृत क्षेत्र में जमा कर देता है, जिससे कि एक समतल आकृति का निर्माण होता है और इस आकृति को हम लाओस कहते हैं। चीन का लाओस यानी बालू से बना हुआ मैदान एक इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। ओएसिस यह भी पवन द्वारा बनाया गया एक आकृति है। रेगिस्तानी क्षेत्र में किसी एक जगह से जब बहुत सा बालू पवन के द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है, तो जिस जगह से बालू उड़ जाता है उस जगह पर प्याले के आकार की तरह का एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में जब भूमिगत जल भर जाता है तो ऐसी आकृति को हम ओएसिस कहते हैं। हिम नदी के कार्यों में हम देखेंगे कि कैसे हिम नदी भी अपने द्वारा अपनी प्रक्रिया के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो ऊंचे पहाड़ों पर जब बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ जमा हो जाती है तो उस बर्फ़ के बड़े बड़े पिंड या टुकड़े गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकते हैं और इन्हें ही हिम नदी कहा जाता है। हिम नदी द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं यू आकार की घाटी। नदी के विपरीत खिसकती हुई हिम नदी घाटी की दीवारों के साथ साथ तली को भी काटकर चौड़ा करती है और इस प्रकार बनी घाटी के कारण अंग्रेजी के यू अक्षर के समान की घाटी बन जाती है, इसलिए इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। इस दृश्य में आप यू आकार की एक घाटी को देख पा रहे हैं। हिमोड़ यह भी हिम नदी के द्वारा बनी हुई एक आकृति है। हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण पिघलती जाती है और अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू और चट्टानों के टुकड़े को यह ढोने में असमर्थ हो जाती है, तो इसे अपने किनारों पर जमा कर देती है। इसे ही हिमोड़ कहते हैं। सर्क एवं टार्न बहती हुई हिम नदी पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई खोखली आकृति बना देती है। इन्हें सर्क कहते हैं। इन खोखली आकृतियों में जब जल भर जाता है तो उसे हम हिम झील या टार्न कहते हैं। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तट की स्थलाकृतियों को आकार देने में समुद्री तरंगों का भी प्रमुख हाथ होता है और समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से भी कुछ आकृतियाँ बनती हैं, जिसमें सबसे पहले है समुद्री भृंग। समुद्री लहरें जब तटीय चट्टानों पर टकराती हैं तो चट्टानों के आधार को काटकर खोखला कर देती हैं। इस प्रकार खड़ी ढाल वाली चट्टानें बच जाती हैं, जिन्हें हम समुद्री भृंग कहते हैं। दूसरी आकृति है समुद्री गुफा। समुद्री तरंगें लगातार काट छाट का कार्य करके श्रृंगों को तोड़ती रहती हैं। इस प्रकार उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं और समय के साथ चौड़ी होकर ये समुद्री गुफा का निर्माण करती हैं। जब दोनों तरफ से बनती हुई समुद्री गुफाएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उनके आर पार जल बहने लगता है और इस प्रकार की आकृति प्राकृतिक मेहराब कहलाती है। जब ये प्राकृतिक मेहराब अपर्दन के कारण टूटकर नीचे गिर जाती है तो इनके शीर्ष स्थल पर सागर वाला भाग तट से अलग हो जाता है और इस प्रकार की स्थलाकृति को स्टैग या सागरीय स्तंभ कहते हैं। ऊपर के इस दृश्य में आप इस तीनों प्रकार की आकृतियों के दृश्य को देख पा रहे हैं।
लैगून, अगली आकृति समुद्री तरंगों द्वारा बनी हुई लैगून है। कभी कभी समुद्री अवसाद एक लंबे सक्रिय अवरोध के रूप पर समुद्र के तट के किनारे जमा हो जाता है और इसके पीछे जमा पानी मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की बनी आकृति को लैगून कहते हैं। जैसे कि उड़ीसा की चिल्का झील इसी प्रकार का एक लैगून है। समुद्र की तरंगों द्वारा बनी हुई चौथी आकृति है समुद्री तट। समुद्री तरंगों के द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे पर जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार समुद्री तट का निर्माण हो जाता है। जैसे चेन्नई की मरीना बीच इसका एक अच्छा उदाहरण है और समुद्र के किनारे के ऐसे स्थल पर्यटन के एक अच्छे स्रोत या साधन होते हैं। ये एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाते हैं।